बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अब तो सुबह ये सोचना होता है कि एसी ऑन किया जाए कि रहने दिया जाए गाड़ी में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। बाहर का मौसम था वो भी उतना ही रेजर थिन है जितना कि रेजर थिन इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं। मेजॉरिटी मिनॉरिटी के क्या बनेगा, सेनेट के इंतखाबात तो देख लिए, अब एतमाद का वोट जो है उसमें क्या सुबह उठ के साथ अब हमें एक और चीज़ मजीद सोचनी होगी, और जो हम दोनों कल सुबह उठ के भी सोच रहे थे लेकिन आपसे शेयर नहीं की, ज़रा एक आधा दिन मजीद देख लिया जाए इस सिचुएशन को, तो अब हम ये कह सकते हैं कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लग गए हैं। हमें एहतियात करनी है। बुध की बात कर ली जाए तो 75 जो हैं अमवात हुई थी, और अगर हम गुज़श्ता 24 घंटों की बात बाद हमजा ये 3 महीने के बाद हम 75 तक पहुंचे। हाँ जी, हम मुसलसल कमी की तरफ आ रहे थे, फिर हमने कहा कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, 15 तारीख से तो सब कुछ खोल दिया जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी NCOC के मुताबिक 52 कीमती जाने उनसे हम हाथ धो बैठे हैं और वो ज़ाया हो गए। और 1000 से ज्यादा केसेस जो है ना, वो भी कहे जा रहे हैं कि जो रिपोर्ट 1388 कल तक की मैं बता रही हूँ, 1388 जो है कल तक के थे, 1500 आप कह रहे हैं कि यहाँ तक की तादाद जो NCOC मुसलसल अपडेट कर रहा है। इस पे हम कल के फिगर ही आपके साथ शेयर करें कि कल तक की सूरत हाल जो ये थी, और इसमें मुसलसल इजाफा जो है वो यकीनी तौर पर जब निज़ाम ज़िंदगी, मामूलात ज़िंदगी बहाल हुए तो हमने भी तो हर शख्स ने मास्क पहनना छोड़ दिया। हमजा, हमने तो कमाल कर दिया। मतलब मास्क पहनना तो समझ तो गैर जरूरी है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ा एतराज़ है एक चीज़ पे, अगर कोई शख्स जो है ना, कोई शख्स है वो आ रहा है सामने से, और मेरे जैसा कोई शख्स कोशिश करता है कि यार दूर से मुझे पता है कि मेरा जानने वाला है, मुझे इससे मिलना चाहिए, नहीं मैं दूर से ही अगर ऐसे हाथ रख भी लूँ ना, हुजूर सामने आएंगे और सामने आके पहले तो हाथ ऐसे करेंगे, और आपने कर दिया भाई। अगर कोई शख्स ऐसे कर रहा है तो वो आपको बता रहा है अभी भी लोग जप्पी डालते हैं, अभी भी लोग गले मिलते हैं, जो बहुत मतलब ठीक है, हमारी रिवायात हैं। लेकिन आपको पता है आज लाहौर के 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगा दिए। आपको याद होगा PSL ने भी कैंसिल किया था लाहौर का अपना, कि शायद इस तरह से बच जाए। लेकिन अगर हमारा PCL जो है वो कैंसिल हुआ है, पूरे का पूरा टूर्नामेंट इतना ज़बरदस्त किस्म का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसका फैलाव, इस वबा का और इसकी शिद्दत जो है, इसको लाइट नहीं लेना है। अगर हमें जाना मजबूरी है जहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे जाएं जहाँ पे ज़िंदगी को चलाने के लिए जाना, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, बाज़ारों में सिर्फ उस हद तक जाएं जितना काम करने के लिए जाना जरूरी है। उधर जाके आप अब देखें ना, एंजॉय करना। आप पहले देख रहे थे कि जी टेक अवेज थे, फिर बाहर जो हैं लोग बैठ रहे थे रेस्टोरेंट्स में, अब अंदर बैठना शुरू हो चुके हैं और हम ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। फैमिलीज़ जो हैं बिल्कुल एहतियात नहीं करी। शादियाँ जिस तरह से अब हो रही हैं, फरा बहुत परेशानी है। अब आपको संजीदा होना पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन अभी आप तक और हम तक, आम लोगों तक नहीं पहुंची है। इस बात को जहन नशीन कर लें। जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिलेगी हमें ऐसे ही रहना होगा। उसके बाद भी शायद ऐसे रहना पड़े, हमें एहतियात करनी पड़े, तो एहतियात कीजिए प्लीज़। हमारी आपसे आज फिर ये दरख्वास्त है। बिल्कुल सही, क्योंकि वीकेंड आएगा ना तो बहुत सारी गैदरिंग्स होंगी, तो प्लीज़ बी केयरफुल। सबसे पहले हम बात करेंगे कल के खिताब की, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से किया गया। मुल्क की सियासत के ऊपर, ख़ासतौर पर सेनेट इंतखाबात के ऊपर उन्होंने बात की और फिर एक ऐलान भी उन्होंने कर दिया। हाँ, और ये जो खिताब था ये बड़ा क्लोज था, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने वोट दिया था, तमाम वही बातें दोहराई वज़ीर आज़म ने जो कि वो हमेशा से कहा करते हैं, जो उनका नज़रिया है, जो उनकी आइडियोलॉजी है। लेकिन जो सब लोग देख सकते हैं कि 2.5 साल हुकूमत के गुजरने के बावजूद भी वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। तो वो यही चीज़ जो है झलक रही थी उनके खिताब में भी। यही वो सवाल थे जो कि उन्होंने उठाए, यही वो सवाल थे जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से किए। वज़ीर आज़म ने क्या फरमाया, हम आपको ये सुनाएंगे। इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊँगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊँगा। मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूँ, चाहे असेंबली से भी बाहर हो, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना। मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूँ, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं इनका मुकाबला करता रहूँगा।
वज़ीर आज़म ने जो ख़िताब किया वो आपने सुना। इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चलें जी, आप लोग तो कामयाब हो गए सीट निकालने में, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे चाहे अपोजिशन में बैठना पड़े। सर, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लोग ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म खुद जो है कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जाएंगे तो शायद वो सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया। गुजारिश ये है कि कल का जो वज़ीर आज़म साहब का ख़िताब था, तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि वो एक हुकूमत जो उनकी अब इखलाकी जवाज़ खो चुकी है, तो वज़ीर आज़म साहब कोई आला इखलाकी रवायात कायम करते हुए कल असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करेंगे, ताकि इस मुल्क को नए इलेक्शन की तरफ ले जाया जा सके और जो अवाम इस वक्त अपना महंगाई के, गुर्बत, बेरोज़गारी की चक्की में अवाम को पीस कर रख दिया गया है, उससे निजात हासिल हो, ताकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आकर पाकिस्तान को जो मईशत की ज़बूं हाली कर दी गई है गुज़श्ता 2.5-3 सालों में, उसका कोई हल निकाला जाए। तो लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये जो अज़ खुद होना तो ये चाहिए था कि सदर उनको कहते कि आप एतमाद का वोट लें। एनीवे, कल वज़ीर आज़म का जो ख़िताब है, एक तो उसमें उन्होंने इल्ज़ामात की बुछाड़ की और लगा कि जैसे वो आज भी कंटेनर पर बैठे ख़िताब कर रहे हैं, और ये उनकी बेबसी का इजहार था, और जिसमें वो ये तस्लीम कर लिया उन्होंने एतमाद का वोट लेने का उसी को ज़रूरत पड़ती है जो समझता है कि वो एतमाद खो चुका है। तो गुजारिश ये है कि ये जो सेनेट के इलेक्शन में हुआ और जिस तरह जो मेंबरान थे उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर, मैं तो कहूँगा, क्योंकि एक ऐसा शख्स पीटीआई का उम्मीदवार बनाया गया था जो तो एक IMF का उम्मीदवार था, और जिसने इस मुल्क में गरीब के मुंह से रोटी का नवाला छीन लिया। आज गरीब जो है वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, बच्चों के स्कूल की फ़ीसें नहीं दे पा रहा, और उसके लिए अपनी ज़िंदगी का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया। और ये हफीज़ शेख नामी साहब जो हैं, उनके ख़िलाफ़ दरअसल ये एक तरह का जो वोट पड़ा है, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ और इनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ एक अरकान ने बगावत की है। ठीक है किरमानी साहब, सर आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जो दूसरी मुस्लिम लीग नून की जो मेंबर थी, यानी ये तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो जीत गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो मेंबर थी फरजाना कौसर, उन्होंने 161 वोट लिए, जिसमें कोई भी एक ज़्यादा वोट नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि आपको और बाकी मेंबरान के वोट भी पड़े, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल जो PTI की फौजिया अरशद थी, उन्होंने 174 वोट लिए, 13 वोट जायद लिए उन्होंने। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान का एतमाद जो है वो कायम है अपने उम्मीदवार के ऊपर। जैसे आप खुद फरमा रहे कि अब्दुल हफीज़ शेख से हो सकता है ज़ाती रंजिशें हों, किसी को पर्सनल उनसे एतराज़ात हों, उनकी पॉलिसीज़ पे एतराज़ात हों, लेकिन एतमाद तो नज़र आया है हमें। और दूसरा ये भी बात सुनने में आ रही है, इसमें किस दर्जे सदाकत है कि जो बात की गई थी वो सिर्फ सेनेट के इंतखाबात तक महदूद नहीं थी, उसमें यह भी था कि अदम एतमाद में भी सपोर्ट करेंगे वही मेंबरान जिन्होंने इस वक्त वोट नहीं दिया है सेनेट में। तो आप इस हवाले से क्या कह सकते हैं? अब जब शो ऑफ हैंड होगा तो वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने सेनेट में सपोर्ट किया है शायद PDM को, क्या वो वज़ीर आज़म के खिलाफ हाथ उठाकर भी शो करेंगे कि वो कौन है? मैं समझता हूँ कि जो फरजाना कौसर साहिबा का था उस पर कोई ये मैं समझता हूँ कि फोकस नहीं प्रॉपर किया गया, और तमाम तर तवज्जो जो थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के इंतखाब पर डाली गई। अगर इसको प्रॉपरली फोकस किया जाता फरजाना कौसर साहिबा की सीट को भी, तो वो सीट भी जीती जा सकती थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, असल चीज़ ये है कि वो क्या अवामिल हैं जो वज़ीर आज़म को जिन्होंने मजबूर कर दिया एतमाद का अज़ खुद वोट लेने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली कि वज़ीर आज़म साहब जो हफीज़ शेख भी हैं, तो वो भी वज़ीर आज़म साहब की टीम का हिस्सा है ना, और वज़ीर आज़म साहब ने तो खुद उनकी कैंपेन चलाई, उन्होंने खुद उसको मॉनिटर किया लम्हा बलम्हा उनकी कैंपेन को। तो ये दरअसल हफीज़ शेख के खिलाफ जो वोट है ये हुकूमत पर एक अदम एतमाद था खुला, जिसका मेंबर्स ने इजहार किया, और इसलिए कि मेंबर्स भी ये समझते हैं पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने कल को अपने हलकों में जाना है, और एक ऐसा शख्स जिसने IMF की तलवार से
गरीब की गर्दन उड़ा दी पकड़ के, गरीब के बच्चों को भूखा मार दिया, इस मुल्क में एक महंगाई का सुनामी लाया जो शख्स, तो वो किसका उम्मीदवार था? वो इमरान खान साहब का उम्मीदवार था। इसलिए लोगों ने अपने अवाम के वोटर्स के गुस्से से बचने के लिए उसको वोट डाला। करेंगे मतलब ओपनली वज़ीर आज़म के खिलाफ अब जो एतमाद का वोट वो ले रहे हैं, उसमें आप कितने पूरे एतमाद हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं और उनकी हुकूमत जो है वो इखलाकी जवाज़ खो चुकी है। अब आप दबाव में लाकर लोगों को प्रेशराइज करके, चूंकि वज़ीर आज़म साहब ने तो देखे ना इलेक्शन कमीशन पे भी इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को इस प्रैक्टिस में जाए बगैर और उनको चाहिए था, और उनकी बड़ी अखलाकी फतह होती है अगर वो रात अपनी तकरीर में अपनी गलतियां नाकामियां तस्लीम करते हुए खुद असेंबलियां तोड़ते और एक फ्रेश मैंडेट के लिए लोगों के पास जाते। बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो ज्यादा नहीं बेहतर था। उन्होंने नहीं किया। अब देखा जाएगा, देखें इसमें हुकूमत दो चीजें हैं जी, मैं करूं, दो चीजें हैं। अदम एतमाद, या तो वज़ीर आज़म फारिग हो जाएंगे, या वो फिर अगर किसी तरह कोई दोस्त से, दबाव से, तरगीबात से किसी तरह वो उसको कामयाब हो भी जाते हैं, इखलाकी जवाब वो खो चुके हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि आगे आने वाले दिन जो होंगे, अगर वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो भी गए तो कोई स्मूथ सेलिंग नहीं मुझे नजर आ रही है, क्योंकि ये निज़ाम जो है जिसका वज़ीर आज़म साहब एक हिस्सा हैं, ये गरीब अवाम को, जिसके लिए कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था, मिडिल क्लास को डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है। ये मुझे निज़ाम चलता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि किरमान साहब हमें ये बता दें कि कल भी हुकूमत यही बात कर रही थी, हर शख्स उनका ये बात कर रहा है, नून लीग को हासिल क्या हुआ? बात तो ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए, नून लीग की उम्मीदवार हार गई। चेयरमैन सेनेट की बात आई तो बिलावल ने सबसे पहले आके, उन्होंने बिलावल साहब ने खुद ही कह दिया कि वो भी यूसुफ रजा गिलानी साहब भी उम्मीदवार होंगे। क्या मुत्तफिक हो चुकी है नून लीग के यूसुफ रजा गिलानी साहब होंगे? और पंजाब की तहरीक अदम एतमाद का भी इंदिया बिलावल साहब ही देकर चले गए। कौन चला रहा है पीडीएम को? देखिए, जो पीछे ये ज़िमनी इलेक्शन भी हुए हैं, चाहे वो डस्का का था, चाहे वो नौशहरा का था जो इनके घर में इलेक्शन हुआ पीटीआई के, और चाहे वो वज़ीराबाद का इलेक्शन था। अब आवाम का ज़रा ट्रेंड देखें, मिजाज देखें आवाम का कि किधर जा रही है। आवाम का जो एक गमो गुस्से का इज़हार किया, और वहाँ तो हफीज़ शेख उम्मीदवार नहीं थे, वो तो पीटीआई के कैंडिडेट्स को शिकस्त दी गई बुरी तरह। ये दरअसल अवाम जो हैं वो तंग आ चुके हैं। और जहाँ तक आपकी बात ये है कि पीएमएलएन को क्या मिला, तो पीएमएलएन का याद रखिए, जिन मेंबरान ने हफीज़ शेख को शिकस्त फाश से दोचार किया है उसमें 83-84 पीएमएलएन के मेंबरान हैं, और बाकी भी अपोजिशन ने मिलकर उनको जो शिकस्त दी है। ये बहुत बड़ी अखलाकी फतह है पीडीएम की भी, मुस्लिम लीग नून की और दीगर जमातों की। रह गई जहाँ तक आपकी बात पंजाब की, तो अब पंजाब में भी देखें, लाहौर की मैं बात करता हूँ चूंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, कि लाहौर को तो ये लोग तो कूड़ा तक नहीं उठा पा रहे लाहौर से। और इतना जो लाहौर बागों का शहर था, जिसको शहबाज शरीफ ने एक नया एक मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट किया दीगर शहरों की तरह, आज वो कचरा कुंडी बना के रख दिया इन्होंने उस शहर को। आज लाहौर में आप किसी भी सड़क से नाक पर रुमाल रखे बगैर नहीं गुजर सकते। क्या ये डिलीवरी है? क्या ये गवर्नेंस है? इसलिए हम समझते हैं कि चाहे पंजाब हो, चाहे मरकज हो, ये तमाम जगह, और चाहे केपीके हो, पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उसके सिर्फ मैं अगर उसको डिस्क्राइब करूं तो मेरे लिए ये लफ्ज है फेलियर, फेलियर। तो पंजाब में सर तहरीक अदम एतमाद आ रही है कि नहीं आ रही है? सोचा भी जा रहा है कि नहीं सोचा जा रहा है? क्योंकि बिलावल साहब तो मेरा ख्याल है काफी पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं जी। इस पर पीडीएम के कायदीन की सरबराही इजलास आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्को है, और मेरा ख्याल है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो इनके जो फसील है या किला है, इसमें जो सुराख होगा वो पंजाब से ही इंशाअल्लाह ताला शुरू होगा जी।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। सिर्फ सेनेटर आसिफ करमानी हमारे साथ थे और अपडेट है हमें मुस्लिम लीग नून का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारी सूरत हाल पे, सेनेट इंतखाबात, वज़ीर आज़म का खिताब, उनकी पॉलिसी, और जो उन्होंने आखिरी बात की है ना हमजा, यही असल बात है। इसलिए कि ये जो बातें हुई हैं सारी, उसमें जो अचानक पंजाब खामोश हो गया और सेटलमेंट होगी, तो वो सिर्फ सेनेट की हद तक खामोशी नहीं थी, उसमें ये भी तय हुआ था कि तहरीक अदम एतमाद जो है उसमें भी आप हमें सपोर्ट करेंगे। आप सोचने की बात ये है आप जो है ना वो बड़े अहम हैं। बिलावल साहब जो है ना वो ही आके अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, ये अनाउंसमेंट और किसी तरफ से नहीं आ रही है। उन्होंने सबसे पहले आती कह दिया यूसुफ ज़गलानी साहब के हवाले से भी। खैर बहुत सारी ये मानते हैं जो पेंडिंग है और वो मानते जो हैं वो लटाई जानी है। अच्छा, और उसके साथ एक खास मामला फराह, कल वज़ीर आज़म के खिताब का हिस्सा इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो था, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हो रही है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस भी लिया। वज़ीर आज़म ने क्या तनकीद की इलेक्शन कमीशन पे, वो हम आपको सुनाते हैं। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। सारे मुल्क के सामने पैसे चल रहे हैं। क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आज क्या हमारी जमहूरियत ऊपर गई है, नीचे गई है? जो आपने मुल्क की मोरालिटी, इखलाकियात को नुकसान पहुंचाया है कि ये जो ओपन हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या इससे फर्क मुझे बताएं। बिल्कुल सही। सो इस हवाले से आज एक अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन में, जहाँ पे वज़ीर आज़म ने ये जो तमाम गुफ्तगू की है इसके ऊपर मुशावरत की जा रही है और अपना लाएअमल और अपनी बातें जो है वो तय की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के में अहम इजलास जारी है, जब हम ये बातचीत करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद एक बहुत, जिसे कहना चाहिए ना, अहम बात है। ये एक बड़ी खिलाफ तवक्को सूरत हाल है। ये तनकीद बजा है या अपने इलेक्शन हारने की वजह से वो तनकीद कर रहे हैं? असूली तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव, तमाम इदारों के वो जो आइनी इदारे हैं उनके वो सरपरस्त आला है। उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर जिस अंदाज से तनकीद की है वो आइन और कानून की रूह के खिलाफ। सबसे पहले यह बात यह है कि जैसे कि हमें तमाम प्रोसीडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना ये मौका पेश किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम खुफिया बैलेटिंग के हामी हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि आप आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम कर लें और जो तरमीम करेंगे हम उस पर काबिल अमल जो है उस पर मनसूबे पर अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आप आइन के आर्टिकल 226 में जिसमें सीक्रेट बैलेटिंग लिखा हुआ है उसमें आप तरमीम नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ओपनिंग बैलेटिंग कैसे करवा सकता है जब बगैर आईनी तरमीम। तो उन्होंने ये जवाब दाखिल करवाया था। अब मामला ये होता है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर बहुत बिजी हैं इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी, तो उन्होंने सारी प्रोसीडिंग नहीं पढ़ी और जो उनके एडवाइज़र हैं, आईनी माहिरीन हैं, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया, उनको तमाम अपडेट नहीं किया। तो ये सारी मामला जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन का नजर आ रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको हकाइक का पता नहीं लगा। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास तलब कर लिया है, इसके दो पहलू। अब अगर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ बहाजराई करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वही इख्तियारात हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास। अब अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर जब जैसे सज्जाद अली शाह के ज़माने में वो चीफ जस्टिस थे, जो नवाज शरीफ ने उनके साथ बहाजराई की तो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया आर्टिकल 190 के तहत कि मेरा इदारा खतरे पड़ चुका है। तो कितना तक के अंदर आईनी और कानूनी बुरान पैदा हुआ। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसी तरह का बुरान पैदा करना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियारात है। वो आर्टिकल 220 के तहत आर्मी चीफ को भी रेफर भिजवा सकते हैं कि जनाब हमारा इदारा खतरे पड़ गया है। तो ये सारी चीजें जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइजर बैठे हुए हैं उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक और बड़ी अहम बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए जो नाम दिया, नामजदगी दी, वो तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया।
प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब उनका नाम दिया चीफ इलेक्शन कमीशनर के लिए पार्लिमानी कमेटी को, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तस्दीक कर दी। तो लेकिन जी कुंवर दिलशाद साहब, मामला ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब इलेक्शन से पहले बात कर रहे थे वो सब कुछ हुआ, हमारे सामने एक वीडियो भी आई थी। उस वीडियो के हवाले से जब लतीफ़ खोसा साहब से कल हमने बात की, उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी तो बिल्कुल खतरे में ही नहीं है, क्योंकि वो कैंडिडेट नहीं है जिसकी वीडियो वायरल हुई है, वो उनका बेटा है। यूसुफ रज़ा गिलानी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, जब इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर रहा होगा वाकई यूसुफ रज़ा गिलानी फ्री होंगे? नहीं, लतीफ़ खोसा साहब ज़हर है वो पार्टी के नुमाइंदे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के मफादात को सामने रख के बात की है। वो जो आइडियो वीडियो आई है सैयद अली हज़रत गिलानी की, और उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो वो इलेक्शन के दूसरे दिन ही गई है ना आइडियो वीडियो, एक दिन पहले रात को 11 बजे। अब वो इसके बाद ज़ाहिर है कि उस पर इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, FI की खिदमत हासिल करनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं देखने के बाद फराजंक होगा, देखने के बाद इलेक्शन कमीशन पर कार्रवाई करने का मजाज है। और हमारी नज़र में वो आइडियो वीडियो जो है वो बिल्कुल गलत, वो बिल्कुल सही काम नहीं किया उसने अली हज़रत गिलानी ने, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उस पर एक्शन लेने का मजाज है। उनको कानून के मुताबिक बाकायदा कट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है, तो सज़ा भी हो सकती है। उनका केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भिजवाया जा सकता है। वो सारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कार्रवाई करने का मजाज है। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात है कि जब पेशावर के जो वीडियो आई जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम खुल के इज़हार किया कि देखिए ये मेरे पैसे तकसीम हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, उस पर तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कानून के मुताबिक दी, वो आइडियो वीडियो भिजवाई। उसके लिए फवाद चौधरी के सरबराही में एक कमेटी बना दी। तो पार्लिमानी कमेटी का क्या काम था उस पर इंक्वायरी करने का? वो तो इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करनी थी, उन्होंने रेफरेंस ही नहीं भेजा। अब ये बताइए कि दो आप चेहरे क्यों दिखा रहे हैं? अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो आइडियो वीडियो की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं जनाब, वो अगर आइडियो वीडियो जो थी पेशावर वाली नहीं, एक तरफ सर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास चीफ जस्टिस वाले इख्तियारात आ जाते हैं एक मौके पे जाके, तो फिर उससे भी तो तहकीकात की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन फिर सुस्त रवि का शिकार क्यों है? नहीं, इंक्वायरी तो करेगा ना। इख्तियार ये थोड़ा होता है कि आपने इधर बटन दबाया इख्तियार सामने आ गए, उसके तमाम इदारों की खिदमत हासिल वो करेगा ना। चीफ जस्टिस ने इस पे सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये वीडियो 2.5 साल से मौजूद है तो 2.5 साल से सामने क्यों नहीं लाई गई, और इसके साथ ही उन्होंने इस वीडियो को जो है ना वो उसके मामला साइड पे कर दिया था। लेकिन ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने 2 बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने क्यों कहा कि इलेक्शन खुफिया होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 1500 बैलेट पेपर क्या बारकोड के साथ नहीं शाया किए जा सकते थे। ये 2 उनके मेजर सवालात थे, ये 2 उनकी जिसे कहना चाहिए ना बुनियादी बातें हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास इन 2 क्यों का जवाब मौजूद है? जवाब मौजूद है, जवाब हम भी दे देते हैं ना। इलेक्शन कमीशन जवाब आज देगा ना। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये नहीं कहा कि हम खुफिया बैलेटिंग के हामी हैं। उन्होंने ये बयान पढ़ लेना, उनका स्टेटमेंट जो है सरकारी स्टेटमेंट जो है, उसमें ये कहा था जनाब हमें आइन के आर्टिकल 226 में हम तरमीम कर दे तो हम उसके मुताबिक कार्रवाई कर लेते हैं। उन्होंने ये कब कहा था कि हम खुफिया बैलेटिंग के हामी हैं? नंबर 1 बिल्कुल नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर को, ये गलत बयानी से बात। उनके दोस्तों ने, एडवाइजरों ने प्राइम मिनिस्टर को गलत एडवाइस किया, उन्होंने नहीं कहा। स्टेटमेंट मौजूद है, सरकारी स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो कह रहे हैं कि जी 1500 बैलेट बारको लगा दो, तो बारको लगाने के इख्तियार किसके पास? बैलेट पेपर पर आप कामा दुरुस्त नहीं कर सकते, आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, इजाजत ही नहीं है कानून के अंदर। इसके लिए आपके लिए एक्ट मंजूरी लेनी पड़ेगी, रूल तब्दील करना पड़ेगा। रूल के लिए आपको बाकायदा एक तरीकाकार होता है कि किस तरह रूल तब्दील किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, आईनी तरमीम चाहिए होगी। बहुत शुक्रिया आपका कुंवर दिलशाद साहब। आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और उनका ये कहना है कि ये कुछ मामला ठीक नहीं है जिस तरह से तनकीद की गई है और आईनी बहरान पैदा हो सकता है, इसका खदशा भी जाहिर किया। बिल्कुल, इस वक्त हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे